हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एससीईआरटी बुक का, यानी कि बिहार बोर्ड में जो बुक चलती है उसका हम लेके आए क्लास 9th का इतिहास की दुनिया। और जिसमें हम पहला चैप्टर लेके आए भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखोगे मैंने अपने नोट्स का बहुत रफली हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी लेकिन उच्चारण से आप चीज़ों को समझ जाओगे। मेन चीज़ है कि हमें मेन टॉपिक देखना है कि क्या क्या इसमें चीज़ें समाहित है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का बुक। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कह रहा है इसमें कि समुद्री खोज, भौगोलिक खोज, वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक विकास, व्यापारिक परिवर्तन का आरंभ कब से माना जाता है? तो मध्य युग के अंतिम चरण से शुरू होता है। यानी कि जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, कौन कौन सा परिवर्तन? क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मध्य युग के अंतिम चरण में कौन सा परिवर्तन शुरू हुआ था? तो मध्य युग के अंतिम चरण में क्या शुरू हुआ था? समुद्री खोज शुरू हुआ था, भौगोलिक खोज शुरू हुआ था, वैज्ञानिक प्रगति हुई थी, आर्थिक विकास, व्यापारिक परिवर्तन, ये सब का आरंभ हो चुका था कब? मध्य युग के अंतिम चरण में। यानी मध्य युग में जो परिवर्तन हो रहा था आर्थिक के तौर पे, वैज्ञानिक के तौर पे, भौगोलिक खोज के तौर पे, वाणिज्यिक विकास जो हो रहा था, यह सब परिवर्तन कहाँ पे देखने को मिल रहा था? तो इस परिवर्तन में यूरोप में हो रहा था। कहाँ पे? यूरोप में। इस परिवर्तन में यूरोप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसके चलते क्या हुआ कि जो सारे परिवर्तन हो रहे थे वैज्ञानिक के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, तो सब परिवर्तन यूरोप में हो रहे थे। तो जब परिवर्तन यूरोप में होगा तो सबका विश्व में वर्चस्व किसका होगा? तो यूरोप में होगा। तो इसी समय क्या हो रहा था? तो इसी परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में यूरोप का वर्चस्व कायम हुआ। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश कौन थे? तो भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश थे स्पेन एवं पुर्तगाल थे। और बाद में जब ये क्या हो गया कि भौगोलिक खोज के बाद जो विकास शुरू हो गया, यानी कि जो परिवर्तन देखने को मिला, तो इसमें ये लोग पिछड़ गए। यानी शुरुआत किसने की थी? तो स्पेन और पुर्तगाल ने की थी, लेकिन जब विकास हुआ तो इसमें ये सब पिछड़ गए। इसके बाद इनका स्थान किसने ले लिया? तो इनका स्थान ले लिया इंग्लैंड ने, हॉलैंड ने, फ्रांस ने। और इसके बाद कौन शामिल होता है? तो जर्मनी इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है और स्पेन और पुर्तगाल क्या होते हैं? पीछे निकल जाते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण कब से रहा है? तो व्यापार एवं वाणिज्य संपर्क का कारण रहा है। ठीक है, यानी कि व्यापार और वाणिज्य जो हो रहा है प्राचीन काल से ही देखने को मिल रहा है, प्राचीन सभ्यताओं के काल से। यानी जब मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है, सिंधु की सभ्यता होती है, चीन की सभ्यता होती है, मिस्र की सभ्यता होती है, नील नदी की सभ्यता होती है, ये जो सभ्यताएँ थी, इन सभ्यताओं में भी उस समय व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से एक दूसरे देश से संपर्क थे। यह व्यापार मुख्यतः किन मार्गों से होते थे? तो यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग से किया जाता था। यह नहीं कि कभी ये रास्ता पकड़ लिया, कभी वो रास्ता पकड़ लिया। एक निश्चित मार्ग के द्वारा यह व्यापार किए जाते थे। विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे जीवन मौजूद था, लेकिन वह शेष विषयों से अलग थे, उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो इस प्रकार के कौन से देश थे विश्व में कि जहाँ पे जीवन मौजूद था लेकिन वहाँ पे अन्य देशों को उनके बारे में जानकारी नहीं थी? तो ऐसा कौन सा था देश? अमेरिका था। ठीक, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और तथा एशिया के कुछ हिस्से थे जहाँ पे विश्व के लोगों को इन देशों के बारे में पता नहीं था। ठीक, इन देशों के बारे में पता कब चलता है? तो इन देशों के बारे में तब पता चलता है जब 13वीं शताब्दी में, कब? 13वीं शताब्दी में भारत से होकर चीन तक यात्रा विवरण यूरोपियों को दक्षिण पूर्व एशिया की समृद्धि का एहसास हुआ। कब? जब 13वीं शताब्दी में जो यूरोपीय यात्री थे वो भारत से होकर चीन पहुंचते हैं तो उनको किसका एहसास होता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया की समृद्धि का एहसास होता है, लेकिन विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कब? 13वीं शताब्दी में इनको एहसास होता है लेकिन उस समय इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो। पुर्तगाली यात्री कौन था? मार्को पोलो था। यानी मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाली यात्री था। तो पुर्तगाली यात्री भारत के किस क्षेत्र की समृद्धि का वर्णन करता है? तो पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो जो था वह भारत के विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का विवरण करता है। किस राज्य की? तो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन करता है। और चीन के किस शासक के बारे में वैभव का वर्णन करता है? तो चीन के शासक कुबलई खां के वैभव का वर्णन करता है। कौन? मार्को पोलो। ठीक है, यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की और चीन के शासक कुबलई खां के बारे में विवरण कौन देता है? तो मार्को पोलो देता है। और मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाली यात्री था। ये कब आया था? तो 13वीं शताब्दी में आया था यहाँ पे। मध्यकालीन यूरोप को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यकालीन यूरोप जो था उसको सामंती युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? तो मध्यकालीन यूरोप को सामंती युग के नाम से जाना जाता है। जब मध्यकालीन यूरोप में सामंती युग था तो उस समय यूरोप में क्या देखने को मिलता है? तो सामंती युग में न तो व्यापार था, न वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था, यानी कि कोई प्रोसेस दिख नहीं रहा था। दूसरा, जब मध्यकालीन का समय था, जब सामंती युग था, तो उस समय सीमित ज्ञान थे। क्या थे? सीमित ज्ञान थे। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प था एवं अंधविश्वास भरा हुआ था। चौथा क्या दिख रहा था कि इनका लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है,
समुद्र के गहराई में जाने पर, पृथ्वी के किनारे जाने पर, नीचे गिरकर अनंत में विलीन होने का भय था। ये कब चीज़ें चल रही थी? तो मध्यकालीन यूरोप में, जब सामंती युग का प्रचलन था उस समय। सीमित व्यापार एवं समुद्री ज्ञान भी सीमित था इनके पास। कंपास या कुतुबनुमा दिशा सूचक की जानकारी नहीं थी। समुद्री यात्रा के लिए राज्य की ओर से कोई सहायता भी नहीं दी जाती थी। ये सब कब देखने को मिल रहा था? तो ये सब देखने को मिल रहा था मध्यकालीन यूरोप में। क्या कहा जाता उस युग को? मध्यकालीन यूरोप को सामंती युग के नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगे भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि के बारे में। किसके? भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि के बारे में। यूरोप के लोग सामंती युग से कब अलग हुए? तो यूरोप के लोग जो थे मध्यकालीन यूरोप से, जो सामंती युग का दौर चल रहा था, तो वो इस सामंती युग से कब अलग होते हैं? तो एक घटना घटती है। वो घटना कौन सी घटती है? तो यह घटना घटती है जेरूसलम में। कहाँ पे? जेरूसलम में। कब? 11वीं से 12वीं शताब्दी में। कब घटती है घटना? तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम में एक घटना घटती है। कहाँ? जेरूसलम आज क्या कहलाता है? तो जेरूसलम आज का या आधुनिक इजराइल, यानी आज इजराइल का जो क्षेत्र है वो उस समय जेरूसलम था। कब? 11वीं से 12वीं सदी में। यह घटना किस नाम से जानी जाती है? तो यह घटना धर्म युद्ध के नाम से जानी जाती है। यह धर्म युद्ध किस लिए लड़ा गया था? तो जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे पर लेकर लड़ा गया था यह धर्म युद्ध। किस पे? जेरूसलम के ऊपर अधिकार को लेकर एक युद्ध लड़ा गया था। कब? 11वीं से 12वीं शताब्दी में। उस युद्ध को क्या नाम दिया गया था? धर्म युद्ध कहा गया था। यानी 11वीं शताब्दी में जो जेरूसलम का हिस्सा था, वर्तमान समय में वो हिस्सा किसका है? तो इजराइल का हिस्सा है। इस धर्म युद्ध का जो हुआ था, इसमें किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी? तो इस धर्म युद्ध में यूरोप के सामंत थे और मध्य एशिया की नवीन शक्ति थी। नवीन शक्ति कौन सी थी? तो अरब थी। यानी कि मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरब जो थी वह और यूरोप के सामंतों के बीच युद्ध हुआ था। इसे क्या नाम दिया गया था? धर्म युद्ध नाम दिया गया था। इस युद्ध में किसकी हार होती है? तो यूरोप के सामंतों की हार होती है। यानी कि जो धर्म युद्ध लड़ा गया था उसमें किसकी हार होती है? तो यूरोप के सामंतों की हार होती है। इस घटना के बाद यूरोप में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो इस घटना के बाद यूरोप में पुनर्जागरण का युग शुरू होता है। क्या होता है? पुनर्जागरण का युग शुरू होता है और लोग बहुत कुछ जानने को इच्छुक हुए। मध्य युग में अरबों और उसके बाद तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य खड़ा कर किया था। यानी कि मध्य युग ने किसने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य खड़ा किया था? तो मध्य युग में सबसे पहले अरबों ने एक अंतर्राष्ट्रीय विशाल साम्राज्य खड़ा करा था और अरबों के बाद किसने विशाल साम्राज्य खड़ा किया? तो तुर्कों ने खड़ा किया। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य किस रास्ते से व्यापार होता था? तो 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापार होता था वो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था? कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर होता था। कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर तुर्की का कब्जा कब हो गया था? तो कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर तुर्की का कब्जा 1453 ईस्वी में हो गया था। कब हो गया था? 1453 ईस्वी पर कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर तुर्की का कब्जा हो गया था। जब कुस्तुनतुनिया के मार्ग पे तुर्की का कब्जा हो गया तो यूरोप के लिए क्या समस्या हो गई? तो यूरोप के व्यापार के में समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? कि तुर्क द्वारा कर ज़्यादा लिया जाता था और इसके चलते क्या किया गया? तो यूरोपियों ने नया मार्ग खोजना शुरू कर दिया था। ठीक, जब तुर्की का कब्जा किस पे हो गया? कुस्तुनतुनिया के मार्ग पर। कब? 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में कब्जा हो जाता है तो पहले यूरोप और एशिया के बीच यही रास्ता अपनाते थे यूरोप वाले, कुस्तुनतुनिया मार्ग वाले। तो अब जब हो गया तो तुर्क क्या करता था? यूरोप वालों से ज़्यादा कर्ज लेता था। इस कर्ज से निपटने के लिए तो यूरोपीय लोग नया मार्ग ढूंढने चालू करते हैं और इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। वो महत्वपूर्ण घटना क्या करती है कि इसी समय कंपास का ज्ञान प्राप्त होता है और यूरोपियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? तो यूरोपियों ने कंपास का ज्ञान अरबियों से सीखा था। किससे सीखा था? अरबियों से सीखा था। और एक नई पद्धति देखने को मिलती है। वो पद्धति क्या कहलाती है? तो नाविक परंपरा की पद्धति। क्या दिखती है? नाविक परंपरा की पद्धति। नाविक परंपरा पद्धति कहाँ पे बनाई जाती थी? तो नाविक परंपरागत पद्धति का जो जगह था वह खाजा पद्धति विकसित की। किसमें? इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के नाविक परंपरागत पद्धति की जगह कौन सी पद्धति विकसित की? तो खांचा पद्धति विकसित की। परंपरागत पद्धति और खांचा पद्धति में क्या अंतर है? तो खांचा पद्धति में जो नाव बनने लगी थी वह बड़ी एवं मजबूत बनाई जाने लगी। ठीक है, कैसी बनाई जाने लगी? तो खांचा पद्धति में नाव बड़ी और मजबूत बनाई जाने लगी। दूरबीन की खोज कब हुई थी? तो दूरबीन की खोज हंस लिपर्सी ने कब किया था? 1608 ईस्वी में। और उसको विस्तार रूप किसने दिया था? तो गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में दिया। लेकिन वास्तविक रूप से दूरबीन की खोज का किसको माना जाता है? तो गैलीलियो को माना जाता है। कब? 1609 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने कौन सा जहाज बनाया था? तो पुर्तगालियों ने कैरावल नामक जहाज बनाया था। यानी कैरावल नामक जहाज किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। कैरावल जहाज कैसी थी? तो कैरावल जहाज जो थी यह हल्की एवं तेज चाल से चलने वाली जहाज थी। यानी कि इस समय तक क्या क्या हो गए? कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक मिल गया था। अरबियों ने कुतुबनुमा दिशा सूचक के बारे में अरबियों से सीख भी लिया था। अच्छी अच्छी तरह की नावें भी बनाई जाने लगी। तो यह सब जो उपकरण और प्राप्त हो गए थे तो इसी के सहारे नाविकों ने क्या की? खोजों की शुरुआत कर दी। ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने? खोजों की शुरुआत कर दी। इसके तहत यूरोपियों ने अपने नाविक कहाँ उतारे? तो यूरोपियों ने अपने नाविक अटलांटिक और भूमध्य सागर में उतारना शुरू कर दिया।
इसी समय एक था पुर्तगाली व्यापारी, कौन था? बार्थोलोमियो डियाज। पुर्तगाली बार्थोलोमियो डियाज समुद्र के रास्ते कहाँ पहुँचता है? तो 1488 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट से, यानी अपनी यात्रा कब शुरू करता है? तो 1488 ईस्वी में अपनी यात्रा शुरू करता है और अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत कहाँ से करता है? अफ्रीका के पश्चिमी तट से शुरुआत करता है, ठीक। वहां से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु उत्तमासा अंतरीप, यानी जिसको कोप ऑफ गुड हैपेन कहा जाता है, वहां तक पहुंचता है। कब? 1488 ईस्वी में। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 ईस्वी में। और यह कोलंबस किसकी खोज के लिए निकला था? तो यह इंडिया जाने के लिए निकला था। और ये कहाँ पे पहुंचता है? तो भारत की खोज कब होती है? तो भारत की खोज 1498 होती है। किसने किया था? तो पुर्तगाल यात्री वास्को डिगामा किया था। वास्को डिगामा कहाँ से आता है? तो उत्तमासा के अंतरीप होते हैं, यानी उत्तमासा के अंतरीप तक की रास्ता का खोज किसने कर दिया था? तो बार्थोलोमियो डियाज 1488 ईस्वी में कर दिया था। फिर उस रास्ते से, यानी उत्तमासा के अंतरीप होते हुए, उत्तमासा का अंतरीप कहाँ पे था? तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर था। यहाँ से होते हुए भारत के मलाबार तट, यानी केरल के कालीकट में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? केरल के कालीकट में पहुँचता है। कौन? वास्को डिगामा। इस समय कालीकट का स्थानीय शासक कौन था? तो इस समय कालीकट का स्थानीय शासक जमोरिन था। उसी के द्वारा इसका स्वागत किया गया। भारत का कौन सा व्यापारी था जिसने वास्को डिगामा की सहायता की थी? तो वह था अब्दुल मजीद था, जिसने वास्को डिगामा की सहायता की थी और उसी के सहयोग से भारत आया था। वास्को डिगामा भारत से जो वस्तु खरीद कर यहाँ से ले गया, तो इसको कितने गुना अधिक दाम में बेचा? वहाँ पे ले जाके कितने दाम में बेचा? तो वहाँ पे ले जाकर वस्तु को 26 गुना अधिक दाम में बेचा। और उसको कितना फ़ायदा हुआ? तो 26 गुना दाम में वो बेचता है, लेकिन उसके यात्रा व्यय को निकालने के बाद भी वास्को डिगामा को 6% लाभ प्राप्त हुआ। कितना? मतलब 60 गुना। कितना गुना लाभ प्राप्त हुआ? तो 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। और सामान ले जाके कितने पर बेचा था? तो 26 गुना अधिक दाम पर बेचा था। अमेरिका की खोज के बाद किस नाम से जाने लगा? तो अमेरिका की खोज के बाद अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाने लगा। यानी नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो अमेरिका को। इसे हमें नई दुनिया किसने कहा? तो यूरोपियों ने इसे नई दुनिया कहा था। कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। यानी कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को क्या समझा? तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। इसलिए इसे रेड इंडियन नाम दिया गया। रेड इंडियन नाम क्यों दिया गया था? कि जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो वहाँ के निवासियों को वह भारतीय समझा, इसलिए वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया गया। अमेरिका को एक महाद्वीप किसने बताया था? तो अमेरिका को एक महाद्वीप बताने वाला था अमेरिगो वेस्पुची। कौन था? अमेरिगो वेस्पुची था। यह कहाँ का नाविक था? तो यह स्पेन का नाविक था। यह अमेरिका को एक महाद्वीप बताता है। किसके नाम पे अमेरिका का नाम रखा गया था? तो इसी अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे ही अमेरिका का नाम पड़ा था। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और कहा कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यह समुद्र का चक्कर कब लगाया था? तो 1519 ईस्वी में। कहीं कहीं 1520 दिया रहता है। तो मैगलन कौन था? मैगलन था जिसने दुनिया का पूरा चक्कर लगाया, यानी पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। और इसने क्या बताया? कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की थी। किसने की थी ऑस्ट्रेलिया की खोज? कैप्टन कुक ने की थी। न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो कैप्टन कुक ने लगाया था। किसने लगाया था? कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। न्यू फाउलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? न्यू फाउलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने। कौन? सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउलैंड द्वीप का पता लगाया था। भौगोलिक खोजों के लिए शासकों ने प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। कहाँ के शासकों ने भौगोलिक खोजों के लिए प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया? तो पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी थी इसाबेला। इन्होंने क्या किया कि भौगोलिक खोजों के लिए पैसा देना शुरू कर दिया। 16वीं सदी तक यूरोप को समस्त विश्व की जानकारी हो चुकी थी। यानी यूरोप को समस्त विश्व की जानकारी कब हो चुकी थी? तो 16वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप को समस्त विश्व की जानकारी हो चुकी थी। इससे पहले इनको कुछ ऐसे देश थे जहाँ पे जीवन था, लेकिन उनके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। यूरोपियों ने अमेरिका को नई दुनिया कहा क्योंकि कोलंबस से पहले इसे कोई नहीं जानता था। यानी कि अमेरिकी को नई दुनिया क्यों कहा गया? क्योंकि कोलंबस जब वहां पहुंचा तो उसके पहुंचने से पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम हुए? तो भौगोलिक खोजों के परिणाम हुए कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। दूसरा, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। तीसरा, वाणिज्यवाद का विकास हुआ। चौथा, ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रचार या प्रसार हुआ। पाँचवां, दास व्यापार का विकास हुआ। छठा, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई।
7वां सभ्यता, संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो यह किसके कारण हुआ था? तो भौगोलिक खोजों का प्रभाव था। व्यापार एवं वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो व्यापार और वाणिज्य में प्रभाव पड़ा कि नए देश की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। यूरोप और देशों ने क्या किया कि यूरोपीय देशों ने औपनिवेशिक की स्थापना की और उपनिवेशिक देशों के आर्थिक शोषण से अपने आप को समृद्ध करने लगा। इस समय मुद्रा का विकास हो गया। मुद्रा के विकास के रूप में जो पहले हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार स्थानीय से वैश्विक रूप लेने लगा। भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक रहने वाला व्यापार कहाँ तक पहुँच गया था? तो भौगोलिक खोज से पहले व्यापार कहाँ तक सीमित था? तो भौगोलिक खोज से पहले व्यापार भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक सीमित था। जब भौगोलिक खोज हो गई, सारी देश को जानकारी हो गई, 16वीं शताब्दी तक व्यापार कहाँ तक हो गया? तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तक फैल गया। इस समय विश्व व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन थे? 16वीं शताब्दी में विश्व व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन थे? पेरिस था, लंदन था, एम्स्टर्डम था, एंटरवर्प था आदि थे। यूरोपीय व्यापार पर किसका एकाधिकार खत्म हो रहा था? तो यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार खत्म हो रहा था। और किसका प्रभुत्व बढ़ता गया? तो स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभुत्व बढ़ता गया और इटली का एकाधिकार खत्म होता गया। आगे चलकर इस प्रक्रिया में और कौन बाहर हो गया? इटली के हिस्से में शामिल हो गया, यानी इटली के क्रम में शामिल हो गया। तो आगे चलकर स्पेन और पुर्तगाल भी इटली के क्रम में शामिल हो गए, यानी कि पिछड़ गए। कौन कौन? सबसे पहले पिछड़ने वाला इटली था, उसके बाद कौन? स्पेन, पुर्तगाल, ये भी पिछड़ गए। कहाँ से सोना और चांदी के आयात ने अर्थव्यवस्था की स्वरूप बदल दिया? तो अमेरिका से। अमेरिका से किसका आयात किया जाता था? तो अमेरिका से सोना और चांदी का आयात किया जाता था, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल दिया। यूरोपीय अर्थव्यवस्था कितने वर्षों तक चांदी पर निर्भर रही? तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो थी 80 वर्षों तक चांदी के पर व्यापार पर निर्भर रही। इससे क्या हुआ कि मुद्रास्फीति बढ़ी, सामंती वर्ग की जगह व्यापारिक वर्ग बढ़ गया। दूसरा, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास भी देखने को मिलता है। जैसे भौगोलिक खोज के बाद उपनिवेश की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। किसका विकास जारी रहा? तो साम्राज्यवाद का। यानी भौगोलिक खोज के बाद उपनिवेशों की स्थापना के रूप में किसका विकास जारी रहा? तो उपनिवेश की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। इस प्रक्रिया में कौन तीव्र प्रतिस्पर्धा में रही? तो इस प्रक्रिया में यूरोपीय राष्ट्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा रही, यानी कि जो यूरोपीय राष्ट्र थे एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा में थे कि हम औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और औपनिवेशिक रास्ते पे चलते हुए किसकी स्थापना कर रहे थे? तो साम्राज्यवाद की स्थापना कर रहे थे। अब संगोष्ठियां जो होती थी वो किसका काम करने लगी? तो व्यापारिक कंपनी काम करने लगी। जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस आदि देशों में कई कंपनियां स्थापित की गई, यानी कि अब संगठित व्यापारिक कंपनियां काम करने लगी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का एक संगठन बनाया जाने लगा और वहीं व्यापार करने का जिम्मा संभालने लगी। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा और कुछ देशों के राज्यों के द्वारा या सरकारों के द्वारा चलाई जाती थी। अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। कहाँ पे उपनिवेश और बस्तियां बसाई गई? तो अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में उपनिवेश स्थापित करने में कौन अग्रणी रहा? तो प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगाल जो थे वह उपनिवेश स्थापित करने में सबसे आगे थे, यानी उपनिवेश स्थापित करने में सबसे आगे कौन थे? तो स्पेन और पुर्तगाल थे। लेकिन 16वीं सदी के अंत में और 17वीं सदी के प्रारंभ में इसमें कौन शामिल हो गया? तो इसमें फ्रांस भी शामिल हो गया। यानी उपनिवेश स्थापित करने में सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले शुरू में स्पेन और पुर्तगाल थे। 16वीं सदी के अंत में और 17वीं सदी के प्रारंभ में इन हिस्से में कौन शामिल हो जाता है? तो फ्रांस शामिल हो जाता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद डच आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे। ये 1602 में इन्होंने तो फैक्ट्री स्थापित की। 1602 में ये नहीं आए थे, ये आए थे 1595 में आए थे। कब आए थे? 1595 में डच आए थे। तो इसीलिए डच पहले आए थे, लेकिन कंपनी अंग्रेज के बाद ही स्थापित करेंगे यहाँ पे फैक्ट्री। तो क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज आए थे, फिर उससे पहले डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर उसके बाद स्वीडिश आए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आई, फिर फ्रांसीसी आई, फिर स्वीडिश आई थी। वाणिज्यवाद का विकास। तीसरा, वाणिज्यवाद का विकास कैसे हुआ? तो नई खोज के बाद, वैश्विक विस्तार के बाद आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ था वैश्विक विस्तार के बाद। आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। किसकी महत्ता बढ़ी? तो वैश्विक विस्तार के बाद जब आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ गई।
जो सोने और चांदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लूट शुरू होगी, यानी कि सोना और चांदी आ जाने से बुलियन की मात्रा बढ़ गई और सोना और चांदी आ जाने से क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लूट होने लगी और इसका भंडारण किया जाने लगा। किसका? सोना और चांदी का भंडारण किया जाने लगा। और सोना और चांदी के भंडारण में अग्रणी कौन था? तो स्पेन अग्रणी था। किसमें? सोना और चांदी के भंडारण में स्पेन अग्रणी था। चौथा जो भौगोलिक से प्रसार हुआ तो ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। कहाँ पे? भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की समस्या, सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्ध के असफलता के बाद ईसाई प्रचार प्रसार धीमा पड़ गया, यानी धर्म युद्ध की असफलता के बाद किसका प्रचार धीमा पड़ गया? तो ईसाई प्रचार प्रसार धीमा पड़ गया। इन भौगोलिक खोजों ने इसे नया रूप दिया। किसको? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को नया रूप किसने प्रदान किया? तो भौगोलिक खोजों ने। ईसाई प्रचारकों ने उपनिवेश में अपना प्रचार प्रसार किया। कहाँ पे? अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में जाकर इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उपनिवेश क्षेत्र में लालच एवं जबरन प्रचार प्रसार किया गया, यानी किसके द्वारा? लालच देकर और जबरन भी प्रचार प्रसार कराया गया उपनिवेशिक क्षेत्रों में। इस कारण इसका विरोध हुआ और तर्क के द्वारा इसका विरोध किया गया और धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। जब जबरदस्ती ईसाई का प्रभुत्व हर जगह स्थापित करने का प्रयास किया गया तो इसके लिए क्या होने लगा? विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो कौन सा आंदोलन शुरू होगा? तो धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। अब बात करेंगे दास व्यापार के बारे में। दास व्यापार का विकास। जब भौगोलिक खोज विकसित हो गई तो वाणिज्य व्यापार ने क्या किया कि दास प्रथा को प्रोत्साहित किया, क्योंकि काम करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर कहाँ ले जाया जाता था? तो यूरोप के बाजार में बेचा जाता। यानी दास प्रथा का जो व्यापार शुरू हुआ तो ये दास कहाँ से ले जाए जाते थे? तो अमेरिका से, अफ्रीका से तथा ऑस्ट्रेलिया से दास पकड़ के ले जाकर इनको कहाँ बेचा जाता था? तो यूरोप के बाजार में बेचा जाने लगा। शुरू के दास का व्यापार कैसा था? तो शुरू में दास का व्यापार व्यक्तिगत था। कैसा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शुरू में दास व्यापार व्यक्तिगत था, लेकिन 16वीं सदी के अंत में इसका व्यापार होने लगा। यानी कि दास का व्यापार कब होने लगा? तो दास का व्यापार 16वीं सदी के अंत में होने लगा। और प्रारंभ में दास का व्यापार का स्वरूप कैसा था? तो व्यक्तिगत था। भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक विज्ञान में वृद्धि। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की दुनिया की महत्ता को अभूतपूर्व जानकारी ने नए नए आविष्कार किए। इसका संदेश किसमें मिलता है? तो इसका संदेश मिलता है स्पेनिश सिक्के। सामने और भी है से स्पष्ट हुआ। स्पेनिश सिक्के पर क्या लिखा हुआ है कि सामने और भी है। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी भौगोलिक खोजें और नई नई खोजें इनकी चालू हो गई। और नई खोजें का मेन उद्देश्य क्या था कि अभी बहुत चीज़ें मिलने बाकी हैं। इसी समय वैज्ञानिक और विद्वानों का जन्म हुआ जिन्होंने धर्म सुधार और पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य परिणाम क्या देखने को मिलते हैं? यूरोप में कौन सी फसल का प्रयोग हुआ, प्रवेश हुआ? तो यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील का प्रवेश हुआ। यानी कि यूरोप में कौन सी फसल का प्रवेश हुआ? तो कहवा का, चाय का, गन्ना का, मक्का का, आलू का, तंबाकू का, नील का प्रवेश हुआ था। भारत में किसका प्रयोग हुआ यूरोप के माध्यम से? तो भारत में चाय आया, काफ़ी आया, तंबाकू आया, आलू आया। ठीक है, ये सब कहाँ से आए थे? तो यूरोप के माध्यम से आए थे। तंबाकू, आलू ये सब कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे। भारत की फसल जो दूसरे देशों में गई तो भारत की फसल थी आम था और गन्ना, यह दूसरे देशों में गए। यानी कि भारत की कौन सी फसल थी जो दूसरे देशों में गई? तो आम और गन्ना थी। और भारत में कौन सी फसल यूरोपियों के माध्यम से बाहर से आई थी? तो चाय आया था, काफ़ी आया था, तंबाकू आया था और आलू आया था। यूरोप में कौन सी फसल गई? तो यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि का प्रवेश हुआ। तो यह था एससीईआरटी बुक का, ठीक है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़े भौगोलिक की खोज। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं।